मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें कहानी। आज के इस टॉपिक में जो कहानी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास जो होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे होल ऑफ द मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। इससे मैकेनिक्स इजी हो जाती है और उस पॉइंट की मोशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वो सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। और नीट में हर साल एक दो सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल, और जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक है। देखो काम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास m1 है, इट्स अ पार्टिकल ऑफ मास m1, इट्स अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2 and suppose its position vector is r2 and its position vector is r1। ठीक, ये हमारे पास ये दो मैसेज है। इन दो मैसेज का कहीं बीच में तो सेंटर ऑफ मास होगा। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज वो पॉइंट कहीं इधर है, ठीक, और हम मान रहे हैं दिस, ये जो है इट इज द सेंटर ऑफ मास पॉइंट एंड इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम नाम लिखेंगे RCOM पोजीशन वेक्टर। ओके, और हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर देते कैसे हम इसका सेंटर ऑफ मास का। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर वेक्टर COM दैट इज इक्वल टू सर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 plus m2। okay, so what is this? It is the position of center of mass of the system। इसके ऊपर हमने बातचीत की। आज का टॉपिक मोशन है हमें। so देख, सपोज इसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका क्या मतलब है सर? व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास? इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने की है, लेकिन और करेंगे। देख बेटा, अगर हम मान लेंगे ये जो पोजीशन इस पार्टिकल की है ये समय के साथ वेरी हो रही है, यानी हम मान लेंगे ये m1 थोड़ा आगे बढ़ा और साथ में ये m2 भी आगे बढ़ा होगा। जब ये भी बढ़ा ये भी बढ़ा तो सर सेंटर ऑफ मास भी तो थोड़ा आगे बढ़ा होगा ना, तो उसमें कितना शिफ्ट आ गया, उसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा RCOM। व्हाट इज दिस? इट इज अ शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास that comes out to be mass m1 shift in the position coordinate, let's call that delta r1, plus mass of the second body m2 multiplied by the shift delta r2 divided by m1 plus m2। कहानी थोड़ी धीरे धीरे चलेगी क्योंकि पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। okay, so what is this? It is a shift in the center of mass. It's a shift in the center of mass. And what is this? It is shift in m2. And what is this? This is shift in m1. This is shift in m1। यानी कि मास m1 कितना शिफ्ट हो गया है? हमने मान लिया कि मास m1 जो है यहां तक शिफ्ट हो गया है by the delta r1। ओके, ठीक बेटा। तो बेटा अगर ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, समय के साथ कितना शिफ्ट हो गया है? When this body changes, shifts with the समय, what's that called? That is a velocity, sir। So that's why हमारा जो टॉपिक है that is the motion of center of mass। तो सर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे, कोहेरेंस में पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है सर सेंटर ऑफ मास। देख क्या पढ़ेंगे? तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कैसे निकालेंगे? यानी कि सर हम वेलोसिटी अब डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज वेलोसिटी? सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे सर? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे? दैट इज DRCOM डिवाइडेड बाय डेल्टा t, यानी शिफ्ट कितना हुआ समय के साथ। तो यार जब इसको हम करेंगे तो क्या लिखेंगे सर? दिस इज m1 dr1 by dt हो गया वेलोसिटी v1 पार्टिकल की, प्लस फिर m2, ये डिफरेंशिएशन आपको पता है, dr2 by dt क्या होगा? वेलोसिटी इन
particle second divided by m1 plus m2. This equation is very important equation. इसी पे हमारा सारा लेक्चर बेस्ड है. इसका मतलब velocity of center of mass is equal to m1 v1 vector plus m2 v2 vector divided by m1 plus m2. बेटा पढ़ते पढ़ते मैं एक वर्ड पर सिर्फ दे रहा हूं वेक्टर. This v1 and v2 must be put in vector form. This is the first equation. यही है हमारे पास velocity of this center of mass with respect to the origin with respect to the time. Okay? अब बेटा अगर हमारे पास दो से ज्यादा पार्टिकल्स होते, सर आपने दो पार्टिकल्स क्यों लिए? क्योंकि एक बॉडी जब हम लेंगे उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे. मैंने इसीलिए ये लिया ताकि हमें मैथमेटिक्स थोड़ी आसान हो जाए. अब हम क्या करेंगे? फॉर अ बॉडी ऑफ n particles, for a body of n particles, हम क्या लिखेंगे? Velocity of center of mass is equal to m1 v1, velocity of that particle, mass of that particle corresponding to the velocity of that particle, plus m3 v3 plus dash divided by, अभी हमारे पास दो पार्टिकल्स थे तो m1 m2 लिखा. अब हमारे पास n पार्टिकल्स तो क्या लिखेंगे? m1 plus m2 plus m3 plus dash dash up to mn. ओके? मैथमेटिक्स में इसी वाले चीज को हम ऐसे लिखते हैं, समेशन i is equal to mi vi vector divided by summation of I m I. It is the velocity of center of mass of a body containing n particles. So हमारे लिए एक तो सर ये इक्वेशन मुझे याद रखनी है, इस इक्वेशन को मैं स्टार करना, ये और ये एक ही कहानी है. ओके? सो यहां से हम आगे बढ़ने वाले हैं. Velocity of center of mass is summation mi vi integration divided by summation of mi. ठीक? So what is this equal? This is equal. What is this? हम अगर यहाँ लिखेंगे, what is this? It is summation of mi vi. What is mi vi? It's a momentum. mi vi is momentum. तो जब सारे का momentum का जमा करेंगे तो total momentum of the system मिलेगा. तो हम क्या लिखेंगे? This will be p total, यानी कि total momentum of the system divide लिखेंगे. What is this summation of mi? It's the mass of all the particles. So we will ऐसे लिखेंगे mass total, यानी कि total mass of the system लिखेंगे. So जब हम लिखेंगे ये total mass of the system है, इसको multiply इधर से करेंगे. So what is this? VCOM vector in a velocity of center of mass multiply by total mass को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे. This will be equal to P टोटल, यानी कि द मोमेंटम जो बराबर होता है, जो हमने आज तक पढ़ा है, जो मोमेंटम बराबर होता है दैट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, जो mv हम लिखते हैं, पर जो v होता है ना दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ओके? अब देख इधर, सो द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसके ऊपर हम बाद में सवाल करेंगे, अभी देखेंगे. सो देयरफॉर ऐसे हम लिख सकते हैं इफ, चलिए हो गया एक और चीज. लेट्स सपोज अगर हम इस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो व्हाट विल बी दैट? सो दैट विल बी m1 ठीक d by dt of v1 plus m2 dv2 divided by dt whole divided by m1 plus m2. So what is that? This is m1 a1 vector plus m2 a2 vector
divided by m1 plus m2, तो this is acceleration of center of mass. This is acceleration of center of mass. लेकिन ये हमने किसके लिए लिखा? दो पार्टिकल जो हमने लिए थे for n particles. For n particles हम क्या लिख सकते हैं? Acceleration of center of mass जो बराबर होगा that will be summation of I mi ai vector divided by mi का summation. So what is that equal? So that will be simply a center of mass will be equal to, what is this? This is m into a, it's a force, and summation of all this, it's a summation of all forces, that is F net. क्योंकि हमें पता है m into a होता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पे सारा जो फोर्स लगेगा उसको नेट फोर्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय नेट मास, यानी कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो हम क्या लिखेंगे सर? जो F नेट है, जो नेट फोर्स हमारा है वो बराबर होता है नेट मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय ACOM। द नेट फोर्स बराबर होता है ACOM, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, नाउ इसके बाद हम एक और चीज इंटरेस्टिंग लिखेंगे, if F net external, ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, is equal 0, is equal 0, तो हम क्या लिखेंगे? तो 0 is equal to mass net multiplied by acceleration of center of mass. Okay? क्योंकि मास तो 0 हो नहीं सकता, तो there is only one possibility, acceleration of center of mass बराबर होगा 0। जब acceleration of center of mass 0 बराबर होगा, इसका मतलब क्या होता है? Very important, velocity of center of mass जो होगा वो बेटा कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब velocity of center of mass कांस्टेंट होगा। जब velocity of center of mass कांस्टेंट है तो मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, दिस इज m into VCOM is equal to constant, is equal constant. So what is this m into VCOM? What is this m VCOM? That's momentum. So that means momentum P is equal to constant. ये तो सर हमें आज भी पता है। If the net force on the system is 0, then the momentum of the system is constant or conserved. So this is law of conservation of linear momentum है बेटा। ये सब चीजें हमें पता है, बस खाली में इधर हम काम क्या कर रहे हैं? हम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास सीख रहे हैं, जो कि एक्चुअली कहानी है। देखिए मैंने बोला अगर एक्सेलरेशन 0 है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? सर अगर पार्टिकल, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो ये तो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, अनलेस मेंटल सिस्टम में क्या होगा? नेट फोर्स 0 होगा। इसका एक मकसद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो है अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट इनिशियल वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो वही फाइनल भी रहेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही रहेगा। कब? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है और सेंटर ऑफ मास पहले से रेस्ट में है तो ये बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा। अगर इसके पास कोई वेलोसिटी पहले से ही है, यानी इसके पास कोई v इनिशियल है, तो फाइनल वेलोसिटी भी वही रहेगी, फाइनली भी इसके पास v वेलोसिटी ही रहेगी बेटा। ठीक, ओके। सो यहां तक हम करेंगे काम। इसके बाद ये थियरी जो हमने पढ़ी, हम इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट शिफ्ट से, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट वेलोसिटी। अगर समय बचा तो हम एक्सेलरेशन के ऊपर भी सवाल करेंगे। ठीक बेटा, ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट ये, मोमेंटम इज कांस्टेंट इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। इंटरनल फोर्सेस डू नॉट डिस्टर्ब द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ओके, लेट्स मूव अहेड।
हमें क्वेश्चन में फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ गिवन रॉड। एक रॉड है जिसका हम लेंथ मान लेंगे, चलो हम इस रॉड की लेंथ L है, ठीक, और इस रॉड का टोटल मास हम मान लेंगे कैपिटल M है। इस रॉड का टोटल मास हम मान लेंगे कैपिटल M है। तो देख क्या हम काम करेंगे, एक रॉड है जो रोटेट हो रही है किसी हिंज पॉइंट के अराउंड। ये हिंज है हमारा ओरिजिन है, यानी ये जो रॉड है ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। बेटा जो ये वाला पॉइंट है ये बहुत दूर है, क्या तुम्हें नहीं लगता इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है? जब इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है गिवन समय में, तो इसके पास वेलोसिटी अलग होगी, ज्यादा होगी। तो हम इस कहानी को ऐसे समझेंगे सर, इसका मतलब सर जो ये वाला पॉइंट होगा इसकी वेलोसिटी कम होगी, आगे जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर और आगे जाएगी तो वेलोसिटी और बढ़ेगी, फिर और जाएगी तो वेलोसिटी और बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट होगी। ओके, शाबाश। तो हम काम क्या करेंगे सर, अगर हमें इसका मोमेंटम निकालेंगे तो हमारे पास मोमेंटम P बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ छोटा m, यानी किस पॉइंट किस मास के अराउंड हम निकाल रहे हो, मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल पॉइंट। यानी अगर हम मान लेंगे, लेट अस सपोज हम एक पर्टिकुलर जगह लेंगे ऐसे, इस पर्टिकुलर जगह का जो डिस्टेंस है या ये है, हम इसको dr लेंगे और इसका मास हम मान लेंगे dm है। ओके बेटा, और ये जो है ये डिस्टेंस r दूरी पर है फ्रॉम द ओरिजिन, यानी जिस पॉइंट के अराउंड ये रोटेट कर रहा है। तो हम काम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे सर ऐसे, तो हम पहले dm लिखेंगे। व्हाट इज dm? इट इज छोटा मास। तो छोटा मास को हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस छोटे मास को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, we will multiply this, छोटे मास को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस हमारे पास लैम्डा जो बराबर होता है दैट इज छोटा मास डिवाइडेड बाय dr, यानी इस मास टोटल मास यानी dm डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ कितनी है उसको हम बोलते हैं लैम्डा, उसको लिखते हैं हम लीनियर मास डेंसिटी। क्या लिखते हैं? लीनियर मास डेंसिटी लिखते हैं। तो इसका मतलब dm के बदले क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब dm बराबर होगा लैम्डा dr। तो डाल अगर वैल्यू तो p बराबर होगा टोटल मोमेंटम ऑफ दिस रॉड होगा इंटीग्रेशन, कहां से कहां करेंगे सर, टोटल रॉड की लेंथ l है, इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू l, तो dm के बदले क्या लिखेंगे लैम्डा dr मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सर लैम्डा तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, इतना हमने मान लिया, तो निकाल लैम्डा को बाहर, फिर अंदर क्या बचा v dr लिमिट फ्रॉम 0 टू l। सर हम r को थोड़ी v के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका मतलब हमें v को भी कन्वर्ट करना है। और आपको पता है जो हमारे पास, आपको पता है जो हमारे पास लीनियर मास होता है, लीनियर वेलोसिटी होती है, उसको एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये वाली रिलेशन होती है, दिस इज रिलेशन। ओके, तो v के बदले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लैम्डा 0 टू l, लैम्डा 0 टू l। व्हाट इज v? इसके बदले लिखेंगे ओमेगा r dr, क्योंकि इस सारे रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। तो दिस इज लैम्डा ओमेगा इंटीग्रेशन 0 टू l r dr। अब आपको लग रहा है अब तो ठीक है, तो व्हाट इज दैट, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के हिसाब से दिस इज लैम्डा ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लिमिट फ्रॉम 0 टू l, लिमिट फ्रॉम 0 टू l। तो इसको क्या लिखेंगे फिर सर, इट इज लैम्डा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट देंगे तो l स्क्वायर आएगा, फिर -0, तो फाइनली मैं लिखूंगा l स्क्वायर। लेकिन लैम्डा हमारा किसके बराबर है, इस टोटल रॉड का लैम्डा होगा मास डिवाइडेड बाय लेंथ। ओके, तो ये होगा मास, टोटल मास ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द रॉड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये और डिवाइडेड बाय l। तो दैट इज लैम्डा के बदले क्या लिखेंगे, मास बाय लेंथ इज ओमेगा एंड l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एक l से एक l गया, दिस इज m ओमेगा l डिवाइडेड बाय 2 इज द मोमेंटम ऑफ दैट रॉड। लेकिन ये मेथड, ये इंटीग्रेशन का मेथड है सर, इसमें सेंटर ऑफ मास कहां आ गया, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास। तो देख यार, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जब हम इस रॉड पे लगेंगे तो देख ये कितना इजी ये सवाल बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हम काम करेंगे ऐसे, चलिए इस रॉड को मैं एक बार बना रहा हूं थोड़ा, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे,
दिस इज अ रॉड, इस रॉड का लेंथ जो है दैट इज हमने मान लिया था वो L है। ओके, अब तुम्हें थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट इधर इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास रॉड है जिसका लेंथ L है, जिसका लेंथ L है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सर? क्योंकि यूनिफॉर्म लेंथ है तो सेंटर ऑफ मास तो बीच में होगा सर। तो व्हाट इज दिस? सेंटर ऑफ मास इसका बीच में होगा, तो कितने पर होगा? L/2 पर होगा। कितने पर होगा? L/2 पर होगा। तो मोमेंटम किसके बराबर होता है सर? तुम देख यार, बड़ा मजेदार सवाल है। मोमेंटम किसके बराबर होता है? मोमेंटम बराबर होता है कहाँ है? टोटल मास ऑफ द रॉड, टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई विद द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। इट विल बी व्हाट? तो हम काम करेंगे, दिस इज सिंपली इट विल बी द मास टोटल मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट इज मास टोटल ऑफ द रॉड? दैट्स m। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास? व्हाट इज दैट? सो हम सिंपली लिखेंगे वेलोसिटी को किस में लिखेंगे? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को लिखेंगे ओमेगा मल्टीप्लाई बाय r, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय r। अब तुम देखिए r कितनी दूरी पर है हमारा? सर ये तो L/2 पर है, तो क्या लिखेंगे? m ओमेगा मल्टीप्लाई बाय r जो है ना सर वो तो L/2 है, तो दिस इज m ओमेगा L डिवाइडेड बाय 2। अभी हम जो कर रहे थे ना उतना इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था दैट इज p बराबर m ओमेगा L डिवाइडेड बाय 2। जब हम सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो हम इतने सस्ते तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। दिस इज यू कैन सी इंपॉर्टेंस ऑफ है कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पता है, उसकी एक्सेलरेशन पता है, मोमेंटम पता है, तो हम चीजों को थोड़ा आसान कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, लेट्स सी यू नेक्स्ट। दूसरा सवाल हमारे पास बेटा ये है, two identical particles move towards each other। यानी दो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। एक की वेलोसिटी हमारे पास 2v एंड दूसरे की वेलोसिटी v। एक की वेलोसिटी v और दूसरे की वेलोसिटी 2v है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? बेसिक सवाल, सबसे इजी सवाल। देख क्या बोला जा रहा है, मैं आपके लिए डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम बनाना अच्छा होता है। देख हमारे पास दो बॉडीज हैं। चल मान लो एक बॉडी है जो इधर की तरफ जा रही है जिसकी वेलोसिटी हम मान लेंगे 2v है। मास कितना लेंगे सर? m लेंगे। एक और बॉडी आ रही है जो इसकी तरफ मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी v है। इसका भी मास कितना है? m है। देख जब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ऐसे, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो समय के साथ चेंज होता जाएगा। आपको बोला जा रहा है किसी भी समय उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है। तो फार्मूला हमें पता है, डायरेक्ट फार्मूला। ऑप्शन आपके पास 2v, v, 3v/2 एंड v/2। लेट्स कोई नहीं, सवाल करेंगे डायरेक्ट। तो क्या लिखेंगे सर? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर होता है m1। व्हाट इज माय m1? दैट इज सिंपली m मल्टीप्लाई बाय v1। व्हाट इज v1? दैट इज 2 times v इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैफ, क्योंकि इधर की तरफ जा रहा है, प्लस दिस इज मास m v2। v2 आ रहा है, ऐसे लिखूंगा तो माइनस v i। मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को हमें वेक्टर्स में लिखना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगा। व्हाट इज m1 प्लस m2? ये भी m, ये भी m, दोनों को जमा करेंगे तो 2m आएगा। शाबाश। तो क्या बनेगा हमारे लिए? इट इज ट्वाइस mv I cap minus times mv I cap divided by twice m। ठीक, क्या नहीं लगता बेटा? twice mv में एक mv घटाएंगे तो क्या बचेगा? mv I cap। ओके, डिवाइडेड बाय twice m। m से m कैंसिल हुआ तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया सर v/2 I कैप। लेकिन जो हमें ऑप्शंस में गिवन है, कभी कभी आपको वहां ये ऑप्शन भी होगा v/2 I कैप, v/2 माइनस I कैप। लेकिन हमें कुछ वेक्टर में गिवन नहीं है, तो अगर हम मॉडुलस इसका करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल v/2। सो देयरफॉर दिस शुड बी माय आंसर। लेट अस सी कि ऐसी कोई ऑप्शन है। यस,
v/2 is an option. So this is how you solve the question. ऐसे सवाल तुम्हें बहुत बार पूछे जाएगा. Okay. Number 3, two objects are mass is 300 grams. यानी हमारे पास जो बॉडी m1 है इसका मास कितना है 300 ग्राम्स है, और हमारे पास दूसरी बॉडी है m2 जिसका मास कितना है 700 ग्राम है. ओके, और हमारे पास जो वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी जो है v1 है वो किसके बराबर है? दैट इज सिंपली 15 i कैप. और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? व्हाट इज v2? दैट इज 4i प्लस 6j मीटर पर सेकेंड. यानी हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं. लेट्स सी हम इस सवाल को कैसे करेंगे. सर क्या करना है बेटा? कुछ नहीं करना है, डरना मत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला है. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो बराबर है दैट इज इक्वल मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल corresponding velocity of the particle plus mass of the second particle corresponding velocity of the second particle divided by mass m1 plus mass m2 यानी total mass of this system. Now इसके बाद हम करेंगे क्या? तो what is m1? सर m1 हमारे पास 300 है. what is v1? v1 हमारे पास 15 हमारे पास v1 जो है दैट इज 15 i कैप प्लस व्हाट्स m2? m2 हमारे पास 700 ग्राम से 700 ग्राम से. व्हाट इज v2? v2 हमारे पास दो कंपोनेंट की वेलोसिटी है 4i प्लस 6j डिवाइडेड बाय व्हाट इज मास m1 प्लस m2? m1 इज 300. व्हाट इज m2? 700. ओके, सबसे इजी 15 मल्टीप्लाई बाय 3 15 15 हो गया 30 हो गया 45. दैट्स 4500 i कैप प्लस 7 4s are 28 00 i कैप 7 6s are 42 होता है बेटा शायद. हाँ, इट इज 4200 j कैप डिवाइडेड बाय 1000. ये तो है. ओके, अब क्या कर सकते हैं सर? वेक्टर का एडिशन i को i कैप के साथ जोड़ेंगे. तो 0 से 0 जब जोड़ेंगे 0 0 0 हो गया, 8 और 3 हो गए, 8 और 5 हो गए 13. ठीक, तो क्या लिखेंगे? किसको जमा करना है? 4 5 0 0 को करना है जमा किसके साथ? 2 8 0 0 के साथ. तो बेटा क्या होगा? 0 0 5 5 हो गया 3 और हो गया 6 5 हो गया 7. यस. ओके, सो दिस इज 7300. ऑप्शन मुझे दिख रही है 7300 i कैप प्लस 4200 j कैप डिवाइडेड बाय 1000 है. हाँ 1000 की. हाँ 1000 की. देख 2 से 2 0 कैंसिल हो गया मैथ. जब 10 इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 7.3 i कैप वो क्या बनेगा? प्लस 4.2 j कैप. दिस इज योर आंसर. दिस इज वेरी वेरी इजी सवाल, लेकिन नीट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन. पैटर्न मैंने तुम्हें देखा स्मूथ पैटर्न है. ओके, सो दिस इज ऑप्शन. ओ सॉरी, दिस इज ऑप्शन. ओके, डन. ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है. सवाल बहुत अच्छा है, पूछा जाता है ऐसे वाला पैटर्न. चूज द क्वेश्चन दैट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फिगर. बेटा फिगर हमारे पास ये है. फिगर की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे हम. हमारे पास फिगर है, इसमें हमारे पास मास है, ये एक मास है जिसका मास हम मान लेंगे दिस इज m1. ये चल रही है स्ट्रेट x एक्सिस में एंड इसका मास है 1 kg. इट इज 2 मीटर पर सेकेंड. नाउ वी हैव अनदर मास m2 which has a velocity 2 meter per second and it's moving along x axis. Okay, now हमें पता है हमें इस सिस्टम का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है. सर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट होता जाएगा यानी उसके पास भी कोई वेलोसिटी होगी. ओके, स्ट्रेट लाइन में चलते तो x एक्सिस पर ही होता. लेट्स सी. तो हम फार्मूला में क्या करेंगे सर? फार्मूला में हम काम करेंगे ऐसे. देख क्या करेंगे
हम लिखेंगे पहले फार्मूला, फिर से फार्मूला एक बार रिपीट लिखेंगे, v सेंटर ऑफ मास। फार्मूला में बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें ये सब चीजें याद रहे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल m1 वेलोसिटी वेक्टर v1। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा मैं वेक्टर पर क्यों स्ट्रेस डाल रहा था। आपको इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है। अगर तुमने वेक्टर को नहीं लिखा तो यार सवाल आपके आंसर्स गलत निकलेंगे। तो दिस इज m1 प्लस m2 टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ओके, नाउ व्हाट्स माय v1? चल हम मान लेंगे ये मेरे पास वेलोसिटी v1 है सर, और ये वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल हम मान लेंगे दिस इज v2। लेकिन ये जो v2 है ये x एक्सिस के साथ कोई कंपोनेंट बना रहा है, 30 डिग्री एंगल पर है। तो हम क्या मान लेंगे, इस v2 का एक कंपोनेंट इधर जो है सर, ठीक, इस v2 का जो एक कंपोनेंट इधर है सर, लेट्स कॉल दिस एज v2 cos 30 डिग्री। इतना तो हमें वेक्टर्स में सीख लिया है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा सर? ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? दिस कंपोनेंट विल बी v2 sin 30 डिग्री। ओके, मैंने इस वेलोसिटी को दो हिस्सों में तोड़ दिया ताकि मेरा मैथ इजी चले। यहां से हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m1 प्लस m2। तो पहले लिखेंगे m1, तो चल मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूं m1 दिस इज v1 इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप, क्योंकि वेलोसिटी v1 i कैप डायरेक्शन में है, प्लस m2 वेलोसिटी v2 जो है इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक है ऐसे v2 cos 30 डिग्री किस डायरेक्शन में, i कैप में, प्लस v2 sin 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ j कैप है, डिवाइडेड बाय व्हाट्स m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। शाबाश, अब वैल्यूज देंगे। m1 हमारे पास 1 है, m1 हमारे पास m1, व्हाट्स v1 दैट इज 2 इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप, प्लस व्हाट्स m2, m2 का मास 2 kg है, दैट इज 2, व्हाट इज v2 दैट्स 2, व्हाट इज cos 30 अंडर रूट 3 बाय 2 i कैप, प्लस v2 is 2 sin 30, sorry sin, this is sin, this is 2, this is 2, what is sin 30? sin 30 is 1 by 2, लेकिन हाँ इधर हम लिखेंगे माइनस j कैप। क्यों लिखेंगे माइनस j कैप? इसलिए नीचे वाले डायरेक्शन में, तो लिखेंगे v2 what is sin 30 is 1 by 2 माइनस j कैप डिवाइडेड बाय, एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। सो दिस इज ट्वाइस i कैप प्लस 2। जब मल्टीप्लाई यहां से करेंगे ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, एक बार तो लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 i कैप, फिर इस 2 को ये और ये खत्म, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे माइनस 2 j कैप डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे। तो सर जोड़ेंगे क्या, i को i के साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2 कॉमन निकालेंगे और फिर बोलेंगे क्या है, नहीं कॉमन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक, डिवाइडेड बाय 3 i कैप माइनस 2 by 3 j कैप। ओके, दिस इज आंसर। तो हमारा जो आंसर रहा वो रहा ये, हो गया। ऐसा वाला पैटर्न भी हमें पूछा जाता था, कौन है, तो करंट ऑप्शन इज दिस। ओके, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि 2 blocks mass 10 kg and 4 kg are connected by spring negligible mass and on a horizontal surface, horizontal फ्रिक्शन के सरफेस होना चाहिए, लिखकर जब ठीक है, एन इंपल्स गिव्स वेलोसिटी ऑफ 10 kg टू द हेड ब्लॉक। मसला ये है, सिंपल भाषा में हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं which are connected by a spring। इस स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है ताकि मैथ हमारा थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास 2 स्प्रिंग्स हैं जिनका मास, स्प्रिंग है मास है, जिस यहाँ से हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है, यहाँ से बॉडी है हमारा जिसका मास 4 kg है, कनेक्टेड बाय स्प्रिंग। चलिए स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लेते हैं, इसको देखिए काम आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक हम मान लेंगे ये जो सरफेस है इसका फ्रिक्शन 0 है। देख क्या हम कर रहे हैं, an impulse gives a velocity of 14 मीटर पर सेकंड टू हैवियर ब्लॉक। हैवियर ब्लॉक तो हमारे पास ये है, इस हैवियर ब्लॉक को एक इंपल्स मींस धक्का
शॉर्ट फोर्स, लॉन्ग लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए। चल मैं ऐसे लिख रहा हूं, एक धक्का मिल रहा है इसको, कितने का, वो कितना है, लेकिन उस धक्के से इसमें जो वेलोसिटी आती है बेटा वो आती है 14 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको पूछा जा रहा है द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो क्या करेंगे, सिंपल भाषा लिखेंगे। ओके लेट्स सी, क्योंकि ये स्प्रिंग है, आपको एक मजाक में हमने एक चीज लिखते हैं, स्प्रिंग इज अ लेजी, स्प्रिंग इज लेजी, यानी कि जब हम इसको धक्का देते हैं तो ये स्प्रिंग जो है ना ये एब्जॉर्ब करता है इस फोर्स को। यहां जो है अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि इसकी कोई वेलोसिटी गिवन है नहीं, तो हम मान लेंगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, धक्का देने से ये अगर रॉड होता तो इसमें बिल्कुल 14 मीटर वेलोसिटी ही आती। ठीक है, चलो हम लिखेंगे सिंपल भाषा में, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल m1, व्हाट इज मास m1, दैट इज 10, व्हाट इज वेलोसिटी, दैट इज 14 in the direction of I cap, plus what is mass m2, that is 4, what is velocity, that is 0, divided by 10 में से 4 को जमा करेंगे तो 14 मिलेगा। तो हमारे पास दिस इज 10 into 14 I cap divided by 14 से 14 को कैंसिल करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कम्स आउट टू बी 10 I cap, 10 I cap, क्योंकि हमारे लिए अभी I cap कोई माने नहीं रखता, क्योंकि ऑप्शंस में I cap है नहीं। अगर होता वेक्टर्स में तो ये भी पूछा जा सकता है कंफ्यूजन करने के लिए, लेकिन हमें मॉडुलस जब निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा दैट इज सी। और ये सवाल जो है नीट में पूछा जाएगा, गारंटी है, ऐसे सवाल जेई में भी पूछे जाते हैं, स्प्रिंग पीस में होगा। हाँ, अगर स्प्रिंग के बदले कोई रॉड होती तो बेटा इसकी भी वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड ही होती। ठीक बेटा, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा सुन, हमने अभी जो पढ़ा था कि जब नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, यानी कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में है तो वो बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा, अगर पहले वो किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो बाद में भी उसी वेलोसिटी के साथ चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। लेकिन कंडीशन क्या है, बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा जब नहीं, तो तब मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इस पर एक सवाल हम करेंगे, बहुत अच्छा सवाल जो नीट में पूछा जाता है। सवाल हमारे पास लिख कर ये है, a bomb of mass 6 kg is kept on a horizontal after the explosion of the bomb breaks into two fragments of mass 2 kg and 4 kg. If 2 kg is moving with 8 meter per second, find velocity of 4 kg fragment. देख सवाल का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट देख क्या है बेटा, अगर हमारे पास एक बॉम्ब है जो फट गया, एक्सप्लोजन हो गया इस बॉम्ब का, और फटने के बाद ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ब्रेक हो गया दो हिस्सों में। एक का वजन कितना है सर, एक का वजन हमारे पास 2 kg है, तो मान लो ये 2 kg है, और दूसरे का वजन कितना है 4 kg है, तो ये दो हिस्सों में तोड़ गया, दूसरे का वजन 4 kg है। हमें क्या गिवन है, और if 2 kg is moving with a velocity of 8 meter, ये जो 2 kg है ये चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ, किसके बाद, एक्सप्लोजन के बाद। आपको पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 4 kg, इसका वेलोसिटी आपको पूछा जा रहा है। तो सवाल में देख क्या है, जब ये बॉम्ब फट जाएगा क्या इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं। क्या ये इंटरनल एनर्जी की वजह से फट गया, यस। तो इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स कोई काम नहीं कर रहा है। इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो तो मोमेंटम इज कंजर्व, तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे वही है। तो मोमेंटम क्या हम करेंगे सर, कांस्टेंट रखेंगे, कंजर्व रखेंगे, दैट मींस मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। क्या वही करेंगे, यस, मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, अगर इसका मास 6 kg है तो पहले तो ये रुका हुआ है, तो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम सर, सो इनिशियल मोमेंटम, सॉरी, तो इनिशियल मोमेंटम जो है सर वो जीरो बराबर है। व्हाट्स फाइनल मोमेंटम, सर फाइनल मोमेंटम दो पार्ट्स में है, ऐसे लिखिए m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। ओके, सो व्हाट्स m1, सर दिस इज 2, व्हाट इज वेलोसिटी, दैट इज 8। हमने मान लिया कि ये I गैप में मूव कर रहा है, इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्लस व्हाट इज m2,
दैट इज 4 एंड v2 को हम लिखेंगे ऐसे v2 वेक्टर, क्योंकि v2 तो हमें निकालना है, लेट्स सपोज दिस इज v2 वेलोसिटी, ओके। सो इसको लिखेंगे 2, दिस इज 2 8 16, तो ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो -16 i कैप इज इक्वल टू 4 into v2 वेक्टर। सो दिस इज 4 1s are 4, 4s are 16। सो इसका मतलब सर जो v2 वेलोसिटी है, जो v2 वेलोसिटी है, यानी इस 4 kg मास की जो वेलोसिटी है, दैट इज माइनस टाइम्स 4 4s are 16, 4i कैप। इसका मतलब अगर ये इधर की तरफ जा रहा है तो ये बॉडी जो है ये इधर की तरफ जाएगी, तो इसका मोमेंटम कितना है, 4 2s are 2 2 8s are 16, इसका मोमेंटम इधर की तरफ 16 है, इसका वजन 4 है, वेलोसिटी कितना है 4 है, तो यहाँ से 16 और यहाँ की तरफ 16 तो 0 है, तो पहले भी मोमेंटम 0 था, बाद में भी मोमेंटम 0 ही रहना चाहिए, इसलिए इस बॉडी को इधर की तरफ मूव करना चाहिए। तो हो गया, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपको, लेकिन डेटा अलग होगा। तो हमने क्या निकाला, इस फ्रैगमेंट का वेलोसिटी भी निकाला। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन, यानी कि जब ये बॉम्ब फट गया, इस बॉम्ब के फटने से कितनी एनर्जी मिलेगी, यानी जब बॉम्ब फटेगा तो ये 2 हिस्सों में तोड़ा जाएगा, यानी इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जिसका मास कितना होगा 2 kg प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg ब्लॉक, 4 kg फ्रेगमेंट, तो इसका होगा हाफ मास ऑफ छोटा m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। बेटा हाफ तो हाफ ही है, व्हाट इज m1, m1 इज 2, व्हाट इज m1 की वेलोसिटी, व्हाट्स m1 की वेलोसिटी, दैट्स 8 एंड ऊपर से स्क्वायर प्लस हाफ, व्हाट्स m2, व्हाट्स m2, दैट्स 4 एंड व्हाट्स वेलोसिटी ऑफ m2 जो हमने अभी निकाला, वेक्टर में हमें नहीं लिखना है बिकॉज़ ये जो है ये स्केलर होता है इधर, तो हम लिखेंगे सिंपली 4 का स्क्वायर। सो 2 से 2 कटेगा, 8 8 हो गया 64 प्लस 2 से 2 घटाएंगे तो इधर बनेगा 4 4 are 16, 16 प्लस 2 इज 32, ओके। तो ये 4 4 are 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 32, तो दिस इज 2 में से दिस इज 6, तो इधर बनेगा 9, तो 90 60 जूल हमें एनर्जी मिलेगी। तो आज के लिए बेटा इतना ठीक है, तो अगले वाले क्लास में हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।